ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी भी जैसे मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे ऑन कर दिया है, तो इट विल, अगर रिकॉर्डिंग मेरे पास है देन आई विल गिव इट टू यू। सर और मैं इससे पहले क्लास बिल्कुल भी सर, वो आपने शेयर कहा कर था कि देंगे। मैं सर्च करूंगा, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं भी देख लेता हूँ। किस किस डेट की क्लास थी वो? सर 7 अगस्त। 7 अगस्त। ओके। सर और इससे पहले भी आपने कहा था एक रिकॉर्डिंग आप शेयर करेंगे, वो भी काइंडली कर मेरे दें। पास अगर होगी चीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करने में मुझे कोई कबात नहीं है। कभी कभी मैं रीडिंग रिकॉर्डिंग ऑन ऑन करना भूल जाता हूँ। ठीक है। तो ये 7 अगस्त को हुई थी, ये कंफर्म है? जी सर। अच्छा, 7 अगस्त की तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है, 6 अगस्त की रिकॉर्डिंग आ रही है। वो किस चीज़ की तरह देख लेते हैं। हाँ सर, वो 6 को रिकॉर्डिंग हुई थी और 7 को नहीं हुई थी रिकॉर्डिंग। ये मैं देख लेता हूँ, ये किसी और क्लास की रिकॉर्डिंग लग रही है, आप लोगों की नहीं है, क्योंकि वैसे भी 2.5 घंटे की क्लास है। इट कैन नॉट बी योर्स। तो रिकॉर्डिंग मैं कभी किसी कभी और एक्चुअली क्लास को भूल भी जाता दिया हो सर। सर अगर सेम स्लाइड्स किसी और क्लास को भी पढ़ाई है तब भी इशू नहीं है, बस हमारे पास ये हो कि हम उसको रिव्यू कर लें। हूँ। लेट मी चेक। और स्लाइड्स में आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके तो ओके सर। नॉट टू वरी ऑन दैट। मैं सिर्फ भूल ओके सकता ओके। हूँ। वैसे मुझे शेयर करने में किसी भी चीज़ के बारे में कोई इशू नहीं। एनीथिंग आई हैव यू कैन आस्क फॉर दैट। ये मुझे नहीं ओके लग ओके। रहा है कि आप आपकी क्लास का है। तो फिर मैं उसको देख लेता हूँ कि क्या चीज़ है जो कि हमने डिस्कस की थी। अच्छा जनाब, ये हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। जहाँ पे मैंने एंड किया था लास्ट क्लास को, ठीक है, इसलिए मैंने एंड लिख दिया था, तो मैं भूल जाता हूँ। मेरी एज में थोड़ी सी आप लोगों को लिबर्टी देनी पड़ेगी। ओके। तो हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं की थी, हमने ये किया था कि सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अच्छा, और उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था, देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट्स को उस तरह सीरियसली नहीं लिया जाता है जैसे कि लिया जाना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट्स के पहले, दौरान बहुत ज़्यादा टाइट नेगोशिएशंस होती हैं। बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन लेकर के उसके ऊपर नेगोशिएशंस होती हैं। और दूसरी पार्टी को आप जितना स्क्वीज कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, उतना प्रेस करते हैं ताकि आप अपनी मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें अपनी कंपनी के लिए, जिसको हम विन लूज नेगोशिएशन कहते हैं। एक्चुअली तो ये विन विन नेगोशिएशन होनी चाहिए कि आपके लिए भी उस कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा हो और जो दूसरी पार्टी है उसके लिए भी अच्छा हो। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, अजान हो रही।
शाह साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? सज्जाद शाह साहब, आपने कहा था कि आवाज नहीं आ रही है, तो मैंने मोबाइल से जी भी आ किया। रही है सर, बीच में कुछ देर बंद हुई थी, अब दोबारा आ रही है सर। आपकी चले वीडियो गुड, भी ऑफ हो गई थी इसी दौरान। चले गुड। नाउ इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एज वेल। इफ यू वांट दिस वीडियो इट विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करें तो विन विन के लिहाज से नेगोशिएट करें। दूसरी बात ये कि जब आप जब एक दफा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और बाद वक्त बड़े लेवल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसकी बड़ी सेरेमनी भी होती है और उसमें डिनर भी होता है और हल्ला गुल्ला भी होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को आप एक सेफ में बंद कर देते हैं। तो जैसे ये कोई बहुत ही मुकद्दस सहीफा है जिसको हर एक के हाथ में ना लगे, तो ये सही तरीका नहीं है। वजह उसकी है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है और दूसरी पार्टी ने क्या करना है। अगर अगर दो पार्टी है, अगर तीन पार्टियां हैं तो उस हिसाब से तीसरी पार्टी ने क्या करना है। तो इसलिए आपको इसको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। रीजन इसकी, एक ऑर्गेनाइजेशन चलती ही हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है। कुछ वर्बल होते हैं और कुछ जो है वो बाकायदा रिटन एग्रीमेंट्स होते हैं। तमाम एम्प्लॉयज जो होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग काम कर रहे हैं, तो उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, वो लीगल होता है, इवन ये राइटिंग में ना हो। ठीक है, तो और इसी तरीके से आप रोजाना बेसिस पे अपने सप्लायर्स के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, अपने डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डिफरेंट कमिटमेंट्स करते हैं। ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो डेली बेसिस पे आप जिन पे एंटर होते हैं। तो इसलिए एज एन इंडिविजुअल, एज ए प्रोफेशनल, पर्टिकुलरली सिविल में हैं जो लोग, कंस्ट्रक्शन में जो लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उनको समझना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट कैसे करते हैं और नेगोशिएट करने के बाद फाइनलाइज कैसे करते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट इंक्ड हो जाए, साइंड हो जाए, उसके बाद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लोगों को डिसेमिनेट कैसे करते हैं। ठीक है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है जो आप नहीं चाहते लोगों के साथ शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, आप उसकी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं शेयर करना चाहते, तो उस लाइन के ऊपर मार्कर फेर दें। या इसी तरीके से और भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक दो ऐसी चीजें हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं कि सबको पता चले, तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे अच्छा तरीका कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खुद बनाएं। आप लॉयर से ना कहें कि वो बनाकर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे और फिर आप उसको कुछ देखें और उस वक्त कहें इट्स ओके और फिर आप साइन कर दें। नो, लॉयर जो है सिर्फ लीगल अफेयर्स को जानता है, वो आपके बिजनेस को नहीं जानता। तो अपने बिजनेस को आप जानते हैं, आप उसके अंदर प्रॉपर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो दूसरी पार्टी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखें, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखने के बाद और फिर उसके अंदर जो आपके दरमियान कंडीशंस तय हुए हैं वो भी लिख दीजिए। फिर आप बेशक लॉयर को दे दीजिए कि जनाब अब आप इसको लीगल तरीके से कर दें। और आपको मैंने अर्ज किया था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि आप खाम खा में लीगल जार्गन्स यूज करें, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बनते कि आप दूसरी पार्टी को या किसी को इम्प्रेस करें कि देखो मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जैसे पक्की लीगल लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल किया। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनते हैं कि जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर हो सके, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज को सिंपल रखिए। और फिर जब आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिख लें फिर लॉयर से डिस्कस करें, तो ये तरीका होना चाहिए। उसके अलावा एक तरीका ये होना चाहिए कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो रेलेवेंट पोर्शन जरूर शेयर करें कि जनाब इतना पोर्शन जो है प्रोक्योरमेंट वाले का है। प्रोक्योरमेंट का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोक्योरमेंट ने टाइमली बेसिस पे मटेरियल प्रोवाइड करना है। अगर उससे आप शेड्यूल शेयर नहीं करेंगे और आप लोकेशन शेयर नहीं करेंगे और टाइमिंग शेयर नहीं करेंगे, तो प्रोक्योरमेंट कैसे परचेज करेगा। और प्रोक्योरमेंट उस वक्त तक परचेज नहीं करेगा जब तक कि फाइनेंस के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। फाइनेंस के पास इंफॉर्मेशन होगी तो फाइनेंस का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल। जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट के लिए वो फाइनेंस अरेंज करेगा, बैंक से या ओनर से या मार्केट में बॉन्ड्स इशू करके या अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिटेन अर्निंग्स है उसके जरिए। लेकिन यू हैव टू इन्फॉर्म फाइनेंस मैनेजर बिफोर एंड, वरना क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, उस प्रोजेक्ट में इमरजेंसी आती है, आप फाइनेंस मैनेजर के पास जाते हैं, फाइनेंस मैनेजर कहता है भाई इट विल टेक सम टाइम टू परचेज
दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब वो आप सीधे चीफ एग्जीक्यूटिव के पास चले जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव फिर उसको इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ती है, वो फाइनेंस मैनेजर बुला के बोलते हैं कुछ ना कुछ करो, बट दिस इज नॉट द वे। अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट सबके साथ शेयर कर लें, रेलेवेंट पोर्शन शेयर कर लें, उससे क्या होगा कि हर एक को पता होगा कि किस टाइमलाइन के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर उनकी क्या ड्यूटीज है। और ये भी एज प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर आप उनको वक्तन फवक्तन रिमाइंडर देते रहे, क्योंकि उनके पास तो और 1000 काम है, सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी देखते रहते हैं वो, कि जनाब ये इस डेट के तक आपने ये मटेरियल प्रोवाइड करना है एज पर शेड्यूल, तो प्लीज आप इसके लिए जो है वो काम करें। उसको इस तरह का सबल जो रिमाइंडर आप देते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, तो उनके काम में भी एफिशिएंसी आती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से यूज करने का तरीका है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब पूरा आप कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी जो है, एक तो लर्निंग्स होती हैं, तो की लेसन्स लर्नड होते हैं, वो आपको अपने रिपोजिटरी पे अपडेट करना चाहिए। और जो आपका नॉलेज क्रिएशन और नॉलेज मैनेजमेंट का पोर्टल है, जो कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सीरियसली मैनेज कर रही हैं, वहाँ पे आपको उसको अपलोड करना चाहिए। और मैंने आप लोगों को एक नॉलेज क्रिएशन और नॉलेज मैनेजमेंट का 3 घंटे की वर्कशॉप भी कराई थी, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने अटेंड किया था या नहीं किया था। तो आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही रही है नॉलेज क्रिएशन और नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए आप, जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन हो और वो नॉलेज के बेस पे ना हो। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेस्ड ऑन नॉलेज। तो इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। फिर उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट की डेट एंड हो जाती है, फिर भी कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ गारंटीज, कुछ पेमेंट्स रह जाती हैं, जो कि आपने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में देना होता है। एक दफ़ा प्रोजेक्ट बन गया तो आपकी उस जिम्मेदारी से अलहदा नहीं हो गए, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, टर्मिनेट होने के बाद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो दोनों पार्टीज ने प्ले करनी है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। पढ़ने से पता चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन म्यूचुअल होता है, प्रॉमिस को कहते हैं कंसिडरेशन। यानी एक पार्टी के प्रॉमिस करती है कि मैं ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करूंगा, दूसरी पार्टी भी प्रॉमिस करती है ठीक है जनाब हम ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर पेमेंट करनी है या उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, तो दोनों पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पार्टी का कंसिडरेशन हो। यूनिलैटरल कंसिडरेशन को गिफ्ट कहते हैं। वो अब्बा तो दे सकते हैं बेटे को, लेकिन वो बिजनेस में यूनिलैटरल कंसिडरेशन कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कभी कभी आप बिजनेस में कुछ थोड़ा बहुत किसी को फेवर कर देते हैं ताकि वो भी आपको फेवर करता है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है। बट बिजनेस के एग्रीमेंट के अंदर म्यूचुअल कंसिडरेशन होता है और वो इक्वल लेवल का होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके कंसिडरेशन में आपने प्रॉमिस क्या किया है और काउंटर पार्ट ने क्या प्रॉमिस किया है। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का प्रोसीजर होगा, और अगर नहीं है तो डेवलप करें कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें रेलेवेंट लोगों को बुलाएंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट शेयर करेंगे, उनको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाएंगे, डेडलाइंस बताएंगे, उनके साथ गैंट चार्ट शेयर करेंगे, टाइम शेड्यूल शेयर करेंगे, कॉस्ट शेड्यूल करेंगे, स्कोप शेयर करेंगे, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से पता चल जाए कि किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर उन लोगों का इंटरफेस दूसरी पार्टी के साथ किस तरह है। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ के मार्केटिंग का उनके यहाँ मार्केटिंग के साथ इंटरफेस हो सकता है, आपके यहाँ प्रोडक्शन का उनके यहाँ के जो प्रोडक्शन उनके साथ इंटरफेस हो सकता है। तो ये इंटरफेस आपको बनाना होता है। जब आप इंटरफेस बना लेते हैं तो फिर ये स्मूथली चलता है। आप एक ज्वाइंट मीटिंग भी कर सकते हैं दूसरी पार्टी के साथ। पहले आपने अपने लोगों को ब्रीफिंग कर दी, अपने लोगों को ब्रीफिंग करने के बाद फिर आप एक ज्वाइंट मीटिंग करें, उनको भी बुला लें जो उनके वो रेलेवेंट लोग हैं। अपने ज्वाइंट मीटिंग में आप बता दें जनाब, या एक प्रेजेंटेशन दे दें जनाब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस वे यू कैन मैनेज दिस। तो ये आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। जी, आज असल में लाइव का मसला है, तो बहरहाल मैंने आपको मोबाइल डाटा पे कर दिया।
अच्छा जनाब, तो ये तो कंसिडरेशन का समझना बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन इज द जिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो फिर आप जब अपनी भी समझ जाते हैं कि हमने ये भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये टाइमलाइंस है, ये स्कोप है, तो फिर भी प्रोजेक्ट तो ऐसी चीज होती है कि प्रोजेक्ट, नो टू प्रोजेक्ट्स आर यूनिक। हर प्रोजेक्ट इज ए, नो टू प्रोजेक्ट्स आर सिमिलर, ऑल प्रोजेक्ट्स आर यूनिक। तो हर यूनिक प्रोजेक्ट के अंदर नई नई चीजें आती हैं। कभी भी आप नहीं कह सकते कि दो प्रोजेक्ट सिमिलर होते हैं। इवन आप एक वेयर हाउस बना रहे हैं कराची में, बना लिया आपने, वो सक्सेसफुली आपने डिलीवर भी कर दिया है, जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आपने, फिर सेम उसी डिजाइन का उतने ही साइज का वेयर हाउस आप बनाए मुल्तान में, फिर भी हम कहेंगे कि ये सिमिलर प्रोसीजर नहीं है, सिमिलर प्रोजेक्ट्स नहीं है। रीजन इज कि वहां पे मैन पावर चेंज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो जाएगा, रेट्स चेंज हो जाएंगे, मटेरियल में हो सकता है आपको कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, मुल्तान में डिफरेंट टाइप का मटेरियल मिलता हो, तो इसलिए वो प्रोजेक्ट यूनिक हो गया। ऑल प्रोजेक्ट्स आर यूनिक, इसलिए आपको हर प्रोजेक्ट को बहुत केयरफुली मॉनिटर करने की जरूरत होती है। वैसे जो प्रोडक्शन है उसमें सेम काम होता रहता है, डेली मार्केटिंग उसमें सेम काम होता रहता है, उनके पास सरप्राइजेस नहीं होती। लेकिन जो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करते हैं, प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करते हैं, उनके पास सरप्राइजेस के लिए दे मस्ट बी रेडी। तो इसलिए सरप्राइजेस से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्ट्रक्चर बनाएं। जब आप स्ट्रक्चर बना देते हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स का यूजर गाइड बना लें। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप एक यूजर गाइड बना लें। यूजर गाइड का मतलब ये है कि उसमें आप डिटरमिन कर दें, जनाब ये हमारे कंसिडरेशंस हैं, इन कंसिडरेशंस में से ये डिपार्टमेंट इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन टाइम के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। कोई थोड़े से उसमें चार्ट डाल दें, कोई थोड़े से उसमें ग्राफ डाल दें, तो क्या होगा कि हर एक को यूजर गाइड से पता चल जाएगा कि किस टाइम के ऊपर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका स्कोप, शेड्यूल और कॉस्ट, और इनको ही मैनेज करने से आपका प्रोजेक्ट जो है सही तरीके से मैनेज हो जाता है। आपको बिल्कुल डेफिनेटली उस पर फोकस रखना है, ना स्कोप क्रीप हो, ना शेड्यूल क्रीप हो, ना कॉस्ट क्रीप हो। क्योंकि कॉस्ट क्रीप होगा तो आपका प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं रहेगा, लॉस में चला जाएगा। शेड्यूल क्रीप हो तो टाइम लेंदी होगा, तब भी आपकी कॉस्ट एस्केलेट करेगी। और जाहिर है कि आपको कस्टमर, जिस कस्टमर को भी डिलीवर करना है, चाहे वो इंटरनल कस्टमर है चाहे वो एक्सटर्नल कस्टमर है, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी और फिर आपका इमेज खराब हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोजेक्ट के स्कोप पे स्ट्रिक्टली आप फोकस करें। इवन आपके इंटरनल कस्टमर या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग भी इंसिस्ट करें कि जनाब प्रोजेक्ट के स्कोप को बढ़ा दो, तो इसको कहते हैं स्कोप क्रीप। दिस यू नीड टू स्टॉप। वजह उसकी है कि स्कोप क्रीप का कोई एंड नहीं है, और दुनिया में आईटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं उसकी मेजर रीजन है स्कोप क्रीप। कि जनाब उन्होंने एक स्कोप डिफाइन किया था कि ये आईटी का प्रोजेक्ट इतना चलेगा, इतना काम हमने करना है, फिर लोगों की चेंजेस रिक्वेस्ट आना शुरू हो गए, फरमाइशी प्रोग्राम आना शुरू हो गए, एज ए रिजल्ट उसका स्कोप क्रीप होता चला गया, यानी पानी की तरफ फैलता चला गया। जैसे पानी फैल जाता है तो इसी उससे क्या होता है, फिर देन वो मैनेजेबल नहीं रहता, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्कोप को क्रिटिकली स्पेसिफिकली डिफाइन करें। अच्छा, आजकल मैनेजमेंट का तरीका क्या है? दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आप मैनेजमेंट बाय होप कर सकते हैं, मैनेजमेंट बाय सब्जेक्टिव कर सकते हैं। मैनेजमेंट बाय होप ये है कि जनाब आप उम्मीद करें कि इंशाल्लाह आज का दिन खैरियत से गुजर गया तो अल्लाह ने चाहा तो कल का भी दिन खैरियत से गुजर जाएगा, ये मैनेजमेंट बाय होप है। और इसी तरीके से मैनेजमेंट बाय सब्जेक्टिव भी कि भाई काम सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, उसको मैनेजमेंट बाय सब्जेक्टिव कहते हैं। एक होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको अभी पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, पूरे वेस्ट फॉलो कर रहा है, तमाम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रही है। उसमें वो जिससे भी एग्रीमेंट करते हैं, जैसे हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के, वो एग्रीमेंट करते हैं अपने वेंडर से, उनको केपीआईज दे देते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जनाब ये आपके परफॉर्मेंस के पैरामीटर हैं, आपने मंथली इतना मटेरियल प्रोवाइड करना है, इस कॉस्ट पे प्रोवाइड करना है। कॉस्ट के एस्केलेशन की भी हमारे क्लॉजेज मौजूद हैं, अगर क्लॉजेज में से कोई चीज ट्रिगर हो जाता है वी विल डिस्कस दैट, और कॉस्ट का एस्केलेशन अगर हो रहा है तो वी विल पे यू अकॉर्डिंगली, विल मेक श्योर कि हम आपको 10% प्रॉफिट दें। तमाम ऑटोमोटिव वाले अपने सप्लायर से इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं, और उनके साथ क्वालिटी का, क्वांटिटी का, डिलीवरी का
ये सब चीजों के केपीआई सेटल करते हैं। जब आप केपीआई सेटल कर लेते हैं, चाहे आप अपने एम्प्लॉयज के साथ सेटल करें, अपने सबऑर्डिनेट के साथ केपीआई बना लें, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का केपीआई बना लें, उससे क्या होता है कि आप डे टू डे मॉनिटरिंग से बच जाते हैं। और आप वीकली एक मीटिंग कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि व्हाट्स हैपनिंग। आप एक मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड कर लेते हैं कि आप घूम करके पूरे प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि भाई जो हमने केपीआई दिए हैं उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कोई आप एक्सेप्शन देखते हैं तो उसके ऊपर आप कोई नोट भेज देते हैं उनको, तो मीटिंग कर लेते हैं। अभी जो जितने भी देखेंगे कोरोना के अंदर जो अमेरिका में और यूरोप में मैनेजमेंट हुई है, ये सब ने वर्क फ्रॉम होम किया है और उसके बावजूद ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्मेंस दी है। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में उनके केपीआईज क्लियर थे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्लियर थे। जनाब आपसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस क्वालिटी का स्कोप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस क्वांटिटी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस यू हैव टू फिनिश इन ए वीक। वो साहब अगर बहुत एफिशिएंट है तो 3 दिन लगा के कंप्लीट कर ले, 3 दिन 10-10 12-12 घंटे लगा के कंप्लीट कर ले, 4 दिन आराम करें। ऑर्गेनाइजेशन को इससे कोई खास कंसर्न नहीं होता। तो अब ये सारा जो है वो डिसिप्लिन के बजाय शिफ्ट हो गया है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और उसकी एक वजह ये भी है कि जाहिर है कि अब लेबर वाला काम कम हो गया है और नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज मैनेजमेंट वाला काम ज्यादा हो। फिर इनवॉइस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आपने टाइम की कमिटमेंट की है उसके हिसाब से आप पेमेंट करते रहेंगे तो आपका प्रोजेक्ट चलता रहेगा, अदरवाइज फिर प्रोजेक्ट में डिलेज आते हैं। अच्छा, बिहेवियर एंड कल्चर मैनेजमेंट के अंदर ये दो बातें हैं जो मैंने एक साथ लिख दी है। बिहेवियर मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि देखिए आप जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना उससे आप एक सर्टेन बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। सर्टेन बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि वो आपको सल्यूट करे या सर सर करे। सर्टेन बिहेवियर का मतलब है कि आपने उसके जो उस एक्सपेक्ट किया है कि वो टाइमली डिलीवरी करेगा और क्वांटिटी सही देगा, क्वालिटी सही देगा, जो और ये सारी चीजें जितनी भी आपने उसके साथ सेटल किए हैं, ये बिहेवियर मैनेजमेंट में आता है। और तमाम उसके अलावा आपके तमाम रेलेवेंट लोगों से इंटरेक्शन भी रखेगा, कम्युनिकेशन भी रखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खामोशी से लाके उसे वेयर हाउस में माल डंप कर दिया, किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए बिहेवियर के अंदर ये चीजें आती हैं कि वो बेसिकली आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मैनेज करें। इट इज बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उनका गुड बिहेवियर है तो आप उसको बोनस की सूरत में रिवॉर्ड देते हैं, और आप भी गुड बिहेवियर रखते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं। तो बिहेवियर इज ए टू वे थिंग। बिहेवियर के सिलसिले में मैंने एक्चुअली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि आपकी थिंकिंग एटीट्यूड बन जाती है और एटीट्यूड बिहेवियर बन जाता है। तो थिंकिंग का तो नहीं पता अगला आदमी क्या सोच रहा है, और थिंकिंग की वजह से जो एटीट्यूड उसके अंदर है वो भी नहीं पता चलता कि क्या एटीट्यूड डेवलप हुआ उसके अंदर, क्योंकि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट एक्सपोजर होता है, उस लिहाज से उनका एटीट्यूड डेवलप होता है। लेकिन एटीट्यूड जब रिफ्लेक्ट होता है बिहेवियर में तो दैट इज ऑब्जर्वेबल। हम चाहते हैं कि लोगों का जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है वो ऐसा हो जो कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन में मैचिंग कर सके और जॉब की डिलीवरी में हेल्प। इसलिए बिहेवियर मैनेजमेंट पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। आप लोगों के जो जॉब इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी यही देखा जाता है कि डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट जो आपके प्रोजेक्ट के इश्यूज आए थे तो आपका बिहेवियर क्या था। तो आजकल जो इंटरव्यूज भी होते हैं वो बिहेवियर ओरिएंटेड है, इसलिए बिहेवियर का लफ्ज यहाँ पे लिख दिया। फिर कल्चर मैनेजमेंट। देखो कल्चर मैनेजमेंट तो खैर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पर्टिकुलर कल्चर है और आप जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका भी एक पर्टिकुलर कल्चर है, एंड दीज टू कल्चर्स में बी इंटायरली डिफरेंट। जैसे शेल का एक कल्चर है, ठीक है, वो अपना मल्टीनेशनल का जो कल्चर है उसके हिसाब से शेल का कल्चर है, और तमाम मल्टीनेशनल कल्चर का कल्चर सेम नहीं होता, मल्टीनेशनल्स के भी कल्चर डिफरेंट होते हैं। शेल का अपना एक यूनिक कल्चर है, पीएनजी का अपना एक यूनिक कल्चर है। अब वो जब एग्रीमेंट करते हैं, यार ये तो बंद हो जाएगा भाई, वजह उसकी ये है कि ये चार्ज नहीं हो रहा। इधर लाओ, इधर लगा लो, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा आप लोग, चार्जर इधर लगा लो। ये भी चलता है, ये चलता है यार, इसको ऑन करो, इसको उठाओ जल्दी से। इधर लगा दो।
नहीं हुआ, ऑन करो। सही से दबाया उसको। जनाब आप लोगों को 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज द रूम ना, दूसरे रूम में फिर मैं उसको चार्ज कर सकूंगा। प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। सर हम नमाज पढ़ लें तब तक। जी ये भी अच्छा आइडिया है, प्लीज गो अहेड, नमाज पढ़ लीजिए। किसी ने हाथ रेस किया हुआ है, बताएं क्या बात है। मोहम्मद इमरान। यस। जी सर, मैं केपीआईज मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन था मेरा। मैं ये पूछ रहा था कि केपीआईज और जो वर्क प्रोग्राम होता है, ये दोनों सेम चीजें होंगी ना? नहीं नहीं, देखिए वर्क प्रोग्राम्स जो होता है ना, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं, वो तो ये जी होता है कि जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है उसको आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक। और वो ताकि वो मैनेजेबल हो सके और इंडिविजुअल्स परफॉर्म कर सके और डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे परफॉर्म हो सके। उसका ताल्लुक ऑफ कोर्स केपीआई से है, लेकिन केपीआई का मतलब हो गया, समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में क्या चीज किस डेट को डिलीवर होगी, तो ये कहलाते हैं, ये इन दोनों में फर्क है। ठीक है, आप किस क्वालिटी के साथ डिलीवर होगी, किस टाइम फ्रेम में डिलीवर होगी, ये सारी चीजें केपीआई का हिस्सा है। राइट। सर कोर्स 5 जो है ये क्लेम और डिस्प्यूट्स को एड्रेस कर रहा है ना, जो ये आपका कोर्स है। तो जब जी जी। क्लेम्स आप किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमें एक्सप्लेन करते तो फिर हमें उसमें होता कि इन क्लासेस पे जैसे ड्राइंग इशू नहीं की, सैट एक्सेस नहीं दी, इस तरह वो जी एक्सप्लेन होगा, या जेनेरिकली आप उसको वो करेंगे, मतलब क्लेम बनाते कैसे हैं, क्या उसकी, या उस तरह की कोई उसमें नहीं होगा सर, कंटेंट नहीं होगा इसमें मेरे पास प्रेजेंटेशन में। ऑफिस नहीं है कि मैं क्लेम पे इतनी सारी चीजें करूं, लेकिन क्लेम आगे जो सर डॉक्टर रिजवान पढ़ाएंगे वो केसेस की बेसिस पे पढ़ाएंगे, तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है। और अगर नहीं ठीक, डिस्कस हो तो आप पॉइंट आउट करें कि जनाब हमें जरा इस रेफरेंस से बात कर कीजिए हमारे लिए। ठीक है। ओके बस ठीक है सर। बहुत एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह इसको करेंगे। मेरा ज़्यादातर चूंकि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं और डिस्प्यूट और ये सब चीज़ें, तो वो दैट आई विल एक्सप्लेन, लेकिन उसके केसेस वो तफसील के साथ डॉक्टर रिजवान इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एंड ही हैज़ गुड केसेस जो उन्होंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ इस कोर्स के लिए। ओके। ओके सर, ओके सर। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, चूंकि कुछ लोग नमाज पढ़ने चले गए, हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। एग्रीड आई सर। विल 10 मिनट्स। ओके। ओके सर। थैंक यू।
ओए
Assalamu alaikum and welcome back. I hope you are listening me. यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। आज काफी डिस्टर्बेंस है भाई, पहले इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद अभी लाइट नहीं है यहाँ पे, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। ओके, इट्स ओके। चीज़ों के साथ ही तो आपने प्रोजेक्ट मैनेज करना होता है, प्रोजेक्ट कोई स्मूथ सेलिंग थोड़ी है। तो कल्चर का मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आपके कल्चर में और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में बहुत फर्क होता है। जैसे आप एक डिज़ाइन कंपनी में काम करते हैं, अब वहाँ पे जो है सारे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, अच्छा माहौल है, लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, ये आपका कल्चर है। अब आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, आपको पता है उसका कल्चर कितना डिफरेंट होता है फ्रॉम योर कल्चर। तो अब आप उसको अपग्रेड करके उस कल्चर में नहीं ला सकते जिस कल्चर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कल्चर इस वजह से है कि वो शुरू से पढ़े लिखे लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं, एक उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन का एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, और उनका कल्चर इस वजह से है कि वो ज़्यादातर लेबर में डील करते हैं, इसलिए उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है। तो आप उनके कल्चर को चेंज करने की कोशिश नहीं करें, बिकॉज चेंजिंग कल्चर इज़ वेरी डिफिकल्ट, और वो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। बजाय आप प्रोजेक्ट मैनेज करने के आप कल्चर मैनेज कर रहे हो, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए उनका जैसा कल्चर है, एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड इट, एसिमिलेट इट एंड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एंड योर कल्चर। ठीक है, आप उनको अपने कल्चर के हिसाब से चलने दीजिए। लेबर जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वो अपने काम करते हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, वो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो करना चाहते हैं आप कीजिए। तो ये कल्चर मैनेजमेंट में आता है। सर स्क्रीन शेयर कर ले प्लीज। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा, स्क्रीन शेयर भी तो आज चूँकि क्लास लेट हुई थी, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा देर क्लास ले लूँगा, तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा, बिकॉज अब मेरे पास सिर्फ अगली क्लास है जिसके अंदर मुझे इसके अंदर वो करना है। अच्छा, फिर जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो इश्यूज भी आते हैं, और इश्यूज जाहिर है कि मल्टीलैटरल इश्यूज होते हैं। कभी आपके कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से आते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्टर के लेबर की तरफ से आता है, कभी जो है वो आपके गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत सारे इश्यूज आप एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ये हमने लाइसेंसेज, ये एग्रीमेंट्स, ये परमिशंस हमने ले लेनी है। तो बहुत सारी चीज़ें आप जब कर रहे होते हैं तो वो उस वक्त भी आ सकती है। तो इसलिए आप बिफोर हैंड सारी चीज़ें प्लान नहीं कर सकते, और जितनी प्लान कर लें अपने एक्सपीरियंस क्लास से उतनी अच्छी बात है। तो बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इश्यूज को एड्रेस करने का आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिज्म क्या होगा। कोई इशू आ गया तो अब आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, दैट इज बेसिकली मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग एड्रेसिंग इश्यूज। तो यू नीड टू डेवलप ए मैकेनिज्म। इशू एस्केलेशन में ये होता है, देखिए बाद इश्यूज ऐसे होते हैं तो आपके लिए आपके सबऑर्डिनेट के लेवल पे नहीं होते, आपके लेवल के पे नहीं होते हैं, वो इशू चीफ एग्जीक्यूटिव सॉल्व कर सकता है। तो जब इस तरह के इश्यूज आए तो बजाय इसके कि आप उसको खुद हैंडल करें और फिर वो मिस हैंडल हो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जाए, इससे बेहतर है कि आपको पता होना चाहिए कि ये इशू किसके लेवल का है। तो जिसके लेवल का वो इशू है, आप उसको टाइमली अगर हाईलाइट कर देंगे तो जाहिर है जिस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, तमाम इश्यूज आप नहीं हैंडल कर सकते, ना आपको हैंडल करना चाहिए, ना आपके अथॉरिटी में आता है। तो ये आपके इशू को जब आप देखते हैं कि आपके अथॉरिटी में नहीं आता है, देन यू नीड टू एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब है आप लेवल बढ़ा दें, अपने से टॉप बॉस पे चले जाएं, टॉप बॉस से भी चीफ एग्जीक्यूटिव पे चले जाएं, जैसे फाइनेंशियल अप्रूवल है। अब फाइनेंशियल अप्रूवल आपके यहाँ जो है सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव कर सकता है, तो वाई वेस्ट टाइम विद फाइनेंस मैनेजर। आप सेंड करें उसको चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, और बाकी जो है वो आपका कॉपी में रखे फाइनेंस मैनेजर को और अपने मैनेजर को, इसमें दिस शुड बी हैंडल। तो ये इस इशू का एस्केलेशन का तरीका होता है। अगर इश्यूज को हैंडल करने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए, गलत तरीके से इशू हैंडल करने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसकी गाइडलाइंस होती हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर नहीं है तो आप बनाएं। अच्छा जनाब, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट टीम
सबसे पहले ये है कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा काम है जो आप खुद नहीं करना चाहते, इसलिए आप उसे आउटसोर्स कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं। तो ये बेसिकली आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली आउटसोर्सिंग। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ को आप आउटसोर्स कर रहे हैं उससे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो डाइल्यूट नहीं होगा। आप अपना वो वाला फंक्शन आउटसोर्स नहीं करते जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डाइल्यूट हो। जैसे एप्पल के केस में आप देखें कि एप्पल डिजाइनिंग किसी को आउटसोर्स नहीं करता, मार्केटिंग किसी को आउटसोर्स नहीं करता, ये दोनों काम वो खुद करता है, बाकी सारी चीज़ें उसने आउटसोर्स की। तो उनको आउटसोर्स करने में उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डाइल्यूट नहीं होता। तो ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट है आउटसोर्सिंग का। अच्छा, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका डिजायरेबल बिजनेस आउटकम क्या है और उसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, इज इट कमिंग और नॉट। केपीआई की बात कर ली थी। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए देते हैं कि वो एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आप उस एक्सपर्टीज को डेवलप भी नहीं करना चाहते फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू योर सीनियर मैनेजमेंट टीम। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने यहाँ बिम की फैसिलिटी नहीं डेवलप करना चाहते, आप समझते हैं कि हम बिम पे लड़कों को हायर करेंगे, 4-5 लड़कों को हायर करेंगे, जैसे वो ट्रेन होंगे फिर चले जाएंगे एंड देन वी विल कीप ऑन डूइंग दैट, तो हमें उससे फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपने डिसाइड किया हुआ है कि बिम की जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप आउटसोर्स करें। तो आउटसोर्स आपने क्या किया है, कोई दूसरा पार्टनर है जिसके पास एक एक्सपर्टीज है जो आपके पास नहीं है, इसलिए आपने उसके पास आउटसोर्स किया। बेसिकली आउटसोर्सिंग की मेजर वजह ये होती है कि जिस एक्सपर्टीज का गैप आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है, आप उस एक्सपर्टीज को बाहर से फुलफिल करते हैं। और इसलिए फुलफिल करते हैं कि ये इसकी रिक्वायरमेंट आपकी डेली बेसिस पे नहीं है, इंटरमिटेंटली है या वन टाइम बेसिस पे है, तो उसके लिए आपके लिए पूरा टीम डेवलप करना इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसलिए आप उसको आउटसोर्स कर देते हैं, किसी एक्सपर्ट को आउटसोर्स कर देते हैं। अच्छा, लोगों की जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो मोटिवेशंस होती हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और डाइवर्जिंग होती है। इसलिए आज से फाइनेंस मैनेजर की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लोएस्ट कॉस्ट में से कंप्लीट करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लोएस्ट कॉस्ट में भी कंप्लीट करेंगे और बेस्ट वे में कंप्लीट करेंगे, टाइमली मैनर में कंप्लीट करेंगे, और जो स्कोप है उसके हिसाब से कंप्लीट करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि आप मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को हैंडल कर रहे हैं, therefore you need to understand कि आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट क्या है एंड आर यू फुलफिलिंग दोज रिक्वायरमेंट्स और नॉट। गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, उनकी भी रिक्वायरमेंट है, आपने उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने जितने भी डाइवर्स एक्सपेक्टेशंस हैं उन सबको आपने एक जगह पे लाके कन्वर्ज करना और अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको implement करना। लेजिस्लेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड लेजिस्लेशन क्या है, मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग इश्यूज, ये बात हो गई। डॉक्टर चिंतिया क्वेश्चन देखिए, जब आप किसी को प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है, तो आपके और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो फ्रेजाइल है, नाजुक है, और उसकी फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है जब आप उसके अंदर कोई स्कोप चेंज करते हैं या कोई आप शेड्यूल चेंज करते हैं, टाइम चेंज करते हैं, तो या ये कि कॉस्ट में कोई चेंजेस लाते हैं, देन योर रिलेशनशिप इज एट स्टेक्स, देन यू नीड टू negotiate with them. Expectation management is same. Managing diverging aspiration and expectation management of stakeholders एक ही बात है। Relationship management with your contractors is very very important. अच्छा, उसके बाद उस दिन बड़ी बहस हुई थी कि जेवी क्या होता है और कंसोर्शियम क्या होता है। तो ये सबसे पहली बात तो ये कि मैंने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी है कि जनाब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है, जब वो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो रिजॉल्व हो जाता है जेवी और कंसोर्शियम। आम तौर पे जेवीज और कंसोर्शियम परमानेंट नेचर की नहीं होती है, वन टाइम होती है, लेकिन ये परमानेंट नेचर की भी हो सकती है। जैसे कि इंडस मोटर एक जेवी है, परमानेंट नेचर की जेवी बिटवीन टोयोटा एंड हेवी ग्रुप। आपका जो हक्को है ये कंसोर्शियम है, इसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, इट इज ऑन ए परमानेंट बेसिस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। आपके यहाँ चूंकि जेवीज और कंसोर्शियम्स वन टाइम के लिए होती है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, इसलिए आप समझते हैं कि ये परमानेंट नेचर के नहीं होते।
लेकिन ये परमानेंट नेचर के भी हो सकते हैं। और जेवी और कंसोर्शियम में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। सिर्फ ये फर्क हो सकता है कि कंसोर्शियम में कोई पार्टनर छोटा, कोई पार्टनर बहुत बड़ा हो सकता है और कई पार्टनर्स हो सकते हैं। और जेवी आमतौर पे 2 पार्टनर्स मिलकर करते हैं आमतौर। अगर इसमें कोई पाबंदी नहीं है, 3 पार्टनर्स हो तब भी आप उसको जेवी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंसोर्शियम थोड़ा इनफॉर्मल किस्म का होता है। इनफॉर्मल इस सेंस में होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर कंसोर्शियम के अंदर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, अब उसकी मैनेजमेंट के अंदर वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनफॉर्मल होता है। कुछ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग कम इन्वॉल्व होते हैं। ये जेवी की मैनेजमेंट में दोनों पार्टनर्स इन्वॉल्व। आपके यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिविल कंस्ट्रक्शन में जेवी और कंसोर्शियम, तो दोनों सिमिलर मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, पूरी दुनिया में सिमिलर मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब बिजनेस में आप पढ़ेंगे जेवी, तो बिजनेस में कहते हैं जनाब जेवी जो है वो परमानेंट चीज़ होती है, कंसोर्शियम परमानेंट चीज़ होती है। ये बेसिकली प्रैक्टिस का फर्क है। अच्छा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेज कर रहे हैं तो उसकी कुछ स्किल्स भी चाहिए आपको। उन स्किल्स के बगैर आप कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज नहीं कर सकते। सबसे पहली जो स्किल चाहिए कोलैबोरेशन। जी, कोलैबोरेशन क्या है? देखिए, अकेले काम करना बहुत आसान है। आपके पास एक टेक्निकल एक्सपर्टीज है। इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दीजिए। अच्छा, कोलैबोरेशन का मतलब होता है कई पार्टनर्स के साथ मिल करके काम करना। देखिए, अकेले काम करना बहुत आसान है। आप बिम के एक्सपर्ट हैं, आप बैठ करके अपने डेस्क पे डिजाइन करते रहते हैं सुबह से शाम तक, नो प्रॉब्लम। आपको जो काम दिया जाता है 8 आवर्स के हिसाब से, यू परफॉर्म दैट, यू आर हैप्पी, कंपनी इज हैप्पी। उसके अंदर कोई कोलैबोरेशन एज सच नहीं है। आप एक इंडिविजुअल एक्सपर्टीज है, उसकी बेसिस पे आप डिलीवर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। एज लॉन्ग एज यू आर डिलीवरिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, organization will be happy and organization will reward you accordingly. जब आप मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं ना, तो फिर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए ताकि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। एक तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, प्लस आपको अब मिडिल मैनेजमेंट में कोलैबोरेटिव स्किल चाहिए, क्योंकि आपको दूसरे जो आपके पीयर लेवल के लोग हैं उनके, वो आपके डायरेक्ट रिपोर्टीज नहीं है, लेकिन कई काम आप लोग मिल करके करते हैं। एक ही प्रोजेक्ट होता है जिसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते। उसके अंदर कोलैबोरेशन करनी पड़ती है, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग करके काम करना पड़ता है, अच्छी कम्युनिकेशन करके काम करना पड़ता है। अच्छा, उस कोलैबोरेशन से भी ज़्यादा सीरियस लेवल की कोलैबोरेशन उस वक्त आती है जब एक्सटर्नल पार्टनर्स इन्वॉल्व हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व हो जाए, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाए। अब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो उन सब के साथ आपको कोलैबोरेशन करना ज़रूरी है, टाइमली कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, ताकि प्रोजेक्ट स्मूथली आप रन कर सकें। फिर जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बिजनेस नॉलेज के बगैर यू कैन नॉट रन दैट प्रोजेक्ट। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। यस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक स्पेसिफिक स्किल होती है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल के सिलसिले में अब ये है कि चूंकि आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी मैनेज करते हैं और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का आप एक हिस्सा होते हैं, यू आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, और आपके जो पार्टनर्स हैं इंटरनेशनली इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स का स्टैंडर्डाइज होना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको पीएमपी ये फ़ायदा देती है कि पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड वे में प्रोजेक्ट मैनेज हो रहा है वो पीएमपी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन। वो एक ख़ास तरीका है प्रोजेक्ट को मैनेज करने का। आप अपने तरीके से भी प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर इन पाकिस्तान, यू आर इन ए पर्टिकुलर कंपनी, दैट विल नॉट बी एन इशू फॉर यू। लेकिन जैसे ही आपको किसी फॉरेन पार्टनर के साथ काम करना पड़ा, जेवी में काम करना पड़ा, कंसोर्शियम में काम करना पड़ा, या पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना पड़ा, तो वो आपके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड स्किल्स देखना चाहते हैं, और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड स्किल है पीएमपी। तो इसलिए वो इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। नेगोशिएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इट इज़ एन आर्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, देखिए, कुछ जॉब्स होती हैं जिसके अंदर आपको डिटेल्स में अटेंशन देना होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ दोज जॉब्स। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव की जॉब होती है उसको हम कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर व्यू से देखता है या बर्ड आई व्यू से देखता है, टॉप से सारी चीज़ों को देखता है, सारी चीज़ें ठीक नज़र आती हैं, तो इतनी अटेंशन टू डिटेल उसकी नहीं होती है।
until unless there is some requirement, कोई serious issue है जिसमें the chief executive should give personal attention to details, तो वो details में जाता है। जैसे फाइनेंस की रिपोर्ट्स आती है, वो देखता है, वो ठीक है तो ओके कर देते रहे। उसमें अगर कोई एक्सेप्शन नजर आता है देन ही में आस्क फॉर फर्दर डिटेल्स। लेकिन प्रोजेक्ट का काम ऐसा है कि इसके अंदर आपको पूरे डिटेल में जाना होता है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का काम ऐसा है कि आपको उसी पूरी डिटेल में जाना होता है बिजनेस नॉलेज के साथ, ताकि आप वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें वो कंपनी के लिए बेस्ट इंटरेस्ट सर्व कर सकें। और ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक वो दे दिया है लेक्चर, एक और लेक्चर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, नहीं करूँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा। अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाइए कि डिस्प्यूट क्या होता है। डिस्प्यूट इज बेसिकली कोई कंट्रोवर्सीज को डिस्प्यूट कहते हैं, ठीक है। किसी चीज के ऊपर आपको क्वेश्चन हो जाए या डाउट हो जाए तो हम कहेंगे कि ये डिस्प्यूट है। कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, आर्गुमेंट हो जाए, आर्गुमेंट में दोनों पार्टीज एक्सट्रीम पोजीशंस ले लें, तब भी हम कहेंगे दिस इज अ डिस्प्यूट। अच्छा, डिस्प्यूट जब होता है तो फिर ये इसकी वजह से कई ऑप्शंस हो सकते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं और आर्बिट्रेशन भी हो सकती है, मेडिएशन पे भी जा सकते हैं और लासूट। ये तीन रेमेडीज होती हैं मेजर। अभी हम इस पर फिर बात कर लेंगे जो आप इसके ऊपर जाते हैं। और वो एक दूसरे के एडवर्सरी हो जाते हैं। एडवर्सरी का मतलब जो लीगल टर्म है, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, यानी कि अपोजिट हो जाते हैं। अगर वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करेंगे लीगल चैनल से हट करके, तो फिर अल्टीमेटली वो डिस्प्यूट चला जाता है लीगल चैनल में। लीगल चैनल में जाने का मतलब है कि देन दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट विल सफर। अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स डिस्प्यूट को लीगल प्रोसीडिंग्स में जाने से पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसी कंट्रोवर्सी को भी आप कह सकते हैं जो कि एक पर्सन दूसरे को डिनाई कर रहा है कि भाई ये बात ऐसे, दूसरा कह रहे नहीं ये बात ऐसे, और दोनों के पास कुछ रीजंस हैं, दलाइल हैं, तो उस बेसिस पे हम क्या कहेंगे, एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। ये सब डिस्प्यूट के लिए डिफरेंट नाम है जो कि आप देख सकते हैं, डिस्प्यूट के डिफरेंट नाम है। और फिर डिस्प्यूट की क्या एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ये हैं कि किसी ने क्लेम किया है, आप क्वेश्चन करते हैं कि क्लेम ट्रू नहीं है, ये डिस्प्यूट हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे आपके एक्टर ने अपना क्लेम सबमिट किया है, आप उसके क्लेम को आप कहते हैं नहीं जनाब इसमें ये चीज़ें आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया है, तो अब आपने उसके बच्चों के क्वेश्चन कर लिया है, एक डिस्प्यूट हो गया। अब ये डिस्प्यूट जो है वो आप लोग आपस में भी बैठ करके हल कर सकते हैं जो बेस्ट वे है, अदरवाइज फिर ये एस्केलेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब आप कोई मैच विन करना चाहते हैं ताकि आप लीडरशिप पोजीशन पे आ सकते हैं, तो बेसिकली आप भी एक कंटेस्टेंट है। जब किसी चीज के लिए दो लोग मिलके कंटेस्टेंट हो जाए, एक दूसरे से कंटेस्ट करें, तो जाहिर है करेंगे तो वो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाती है। और एक डिबेट है, वो भी कोई डिबेट हो जाए किसी चीज पे, दैट टू इज डिस्प्यूट। अच्छा, जो मेन कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट्स हैं वो क्या है। नंबर 1 है इंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट, कि आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है एंड यू बिलीव कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है, जो दूसरी पार्टी है उसके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, वो कहती है दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रू। आप दोनों के इन्फॉर्मेशन में चूंकि गैप है तो उस इन्फॉर्मेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो वैल्यूज का कॉन्फ्लिक्ट होता है। वैल्यूज का कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कंपनी में जॉब करते हैं तो आप ये भी पसंद नहीं करते कि कंपनी का में प्रिंटर से एक पेज भी प्रिंट करें, या ये कि आप कंपनी का पेन गलती से भी जेब उठा में डाल के ले जाते हैं तो अगले दिन वापस ला के रख देते हैं कि मैं गलती से पेन ले गया था। ये आपकी वैल्यूज है। लेकिन कुछ लोग वैल्यूज होती हैं कि ठीक है यार 2-3 पेज अगर हमने प्रिंट कर लिया है तो उससे क्या हो गया, इतना तो चलता है। तो उन्होंने एथिकल वैल्यूज को थोड़ा स्ट्रेच किया हुआ है। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे इन दोनों की वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरीके से बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो तय करके बैठी होती हैं कि भाई हमने किसी भी सूरत में, लॉ है, ये हमारी पॉलिसी है, हमने किसी को ब्राइब नहीं करना, ये वैल्यू है। अब ब्राइब करने का टाइम आता है तो वो बिजनेस छोड़ देते हैं, लेकिन ब्राइब नहीं करते। इसलिए वो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी पॉलिसी है ब्राइबरी के ऊपर, वैल्यू है उनकी, तो भाई ब्राइबरी नहीं करनी, तो क्या करते हैं वो फिर अपना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं। आप ठीक है, आप मार्केट करें, आप इसको मार्केट में सेल करें और आप हमसे खरीद लें। अब वो फिर अपने अगर इसके ऊपर कंप्रोमाइजेस करते हैं तो वो एक सेपरेट कंपनी होगी।
तो ये वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसी तरीके से इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है कि जनाब आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा लगा करके आपको क्लेम करेगा, और आपका इंटरेस्ट ये है कि मैं उसको मिनिमम पेमेंट करूं। तो दोनों का इंटरेस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में जब आप दूसरी पार्टी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें वो डिलीवर करेगा, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप ये चीज़ें डिलीवर करेंगे, आप इन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगे। जब आप पूरे नहीं उतरते हैं तो हम कहेंगे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जनाब बेसिकली के आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों का स्ट्रक्चर किसी और तरीके से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों का स्ट्रक्चर किसी और तरीके से, और उसकी बेसिस पे जो कॉन्फ्लिक्ट आता है दैट इज स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अच्छा जनाब, ये अब आ जाए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीके क्या है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो दोनों पार्टीज के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स आ गए उनको आप रिजॉल्व करें, तो हम कहेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर रहे हैं आप। और ये बेसिकली रिकंसिलिएशन प्रोसेस है कि दोनों के जो डाइवर्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू है उनको आप एक पॉइंट पे लेकर के आते हैं। दिस इज कॉल्ड, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मेथड है। एक मिनट जरा मुझे दे। अच्छा जनाब, तो आपका अच्छे अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हैं तो आप डिस्प्यूट को रिकंसिलिएशन से रिजॉल्व कर देंगे। डिस्प्यूट्स आर नॉर्मल। किसी भी रिलेशनशिप के दरमियान कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है उसके अंदर डिस्प्यूट्स आर नॉर्मल। इसके अंदर कोई भी चीज़ अब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग कि जब भी आप किसी लीगल एग्रीमेंट में आते हैं उसमें डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी रेजोल्यूशन चाहते हैं या लिटिगेशन चाहते हैं। अगर आप रिजॉल्व कर लें तो लिटिगेशन में नहीं जाएगा, यानी कोर्ट में नहीं जाएगा, और कोर्ट में नहीं जाना सबसे अच्छा मेथड है। तो इसलिए आपको रेजोल्यूशन पे जाना चाहिए, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एडीआरस हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं। और तीन तरह के मैकेनिज्म हैं जिनको कि आमतौर पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। इनको अल्टरनेटिव इसलिए कहते हैं कि अगर आप इन ऑल्टरनेटिव्स पे नहीं जाएंगे देन यू विल गो इनटू कोर्ट। कोर्ट में सेटल होगा, लिटिगेशन से सेटल होगा। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है मेडिएशन। मेडिएशन में ये होता है क्योंकि थर्ड पार्टी होती है, एक न्यूट्रल पर्सन होता है, वो आपको भी समझाता है, दूसरे पार्टी को भी समझाता है, और दोनों दरमियान रिकंसिलिएशन करने की कोशिश करता है। तो ये मेडिएशन है। उसमें जो थर्ड पार्टी है उसके पास कोई पावर नहीं होती है, बस वो आपको भी समझा रहा है कि जनाब आप भी थोड़ा सा जो अपने एक्सट्रीम पॉइंट है उससे नीचे आ जाए, दूसरे को समझा रहा होता है जनाब आप भी अपने एक्सट्रीम पॉइंट से नीचे आ जाए। तो एक मेडिएशन के जरिए कोशिश करता है कि दोनों दरमियान हल कर दे। अच्छा, मेडिएशन से अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन ये है कि जिसके अंदर आप एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं और थर्ड पार्टी को आप एज ए जज मुकर्रर करते हैं, और जो वो वर्डिक्ट देता है दैट इज लीगल बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। ये भी आप कोर्ट में नहीं जा रहे, बल्कि आपने एक थर्ड पार्टी को आर्बिट्रेशन के लिए रख दिया। और आमतौर पे आप एग्रीमेंट्स में एक लाइन लिखते हैं, जब इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट दिस दैट डिस्प्यूट which is unresolved by negotiation। जी जिया साहब, आप नमाज पढ़ लीजिए, अभी हमने नमाज का वक्फा दिया है, बार बार नमाज का वक्फा नहीं दे सकते, अपोलोजाइज फॉर दैट। तो सर ओके, मुश्किल नहीं, इधर ही में ईशा का टाइम है, अभी आया। आई नो आई अंडरस्टैंड। तो आप प्लीज नमाज पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा जनाब, जो तो तीसरा फिर आर्बिट्रेशन जो है वो बाइंडिंग होता है।
और एग्रीमेंट्स में आमतौर पर लिखते हैं आर्बिट्रेशन का प्रोसेस। आर्बिट्रेशन के लिए केस हम मिसाल के तौर पे आर्किटेक्ट के पास दे देंगे, यानी अगर कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, द आर्किटेक्ट विल डिसाइड। तो एक आर्बिट्रेशन के लिए आपने तय कर लिया, उसके लिए आर्किटेक्ट का भी मानना जरूरी है कि ठीक है मैं आर्बिट्रेशन करूंगा। आमतौर पर आर्बिट्रेशन की फीस भी होती है। और फिर जब कुछ नहीं होता है तो फिर आप जो है वो लिटिगेशन में चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, और ये सबसे महंगा मेथड है। उसमें जो है बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी एज ए विनर आए, क्योंकि दोनों पार्टी इसमें लूज करती है। तो ये लिटिगेशन जो है सबसे आखिरी वो होना चाहिए। सर आर्बिट्रेशन के लिए आपने एक लाइन कंप्लीट कर लिया, आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एक लाइन ऐड करते हैं आर्बिट्रेशन के लिए, उससे कर लिया जरा। वो जुमला ये होता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट which is not resolved by negotiation by both the parties, or they do not reach to a solution, then this will be referred to an arbitrator, and architect versus ABC company has been assigned as arbitrator for this project. तो उन्होंने लिख भी दिया कि आपस में रिजॉल्व करेंगे, अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो कहाँ चले जाएगा, आर्बिट्रेटर के पास चले जाएगा। आर्बिट्रेटर कौन है, आर्किटेक्ट है, डिजाइनर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, आप किसी प्रोफेशनल पार्टी को दे सकते हैं जहाँ भी आर्बिट्रेटर होंगे। दोनों इस पे एग्री करते हैं, साइन करते हैं, तो आर्बिट्रेशन के लिए उनके पास चला जाता है। सर इसमें डिस्प्यूट बोर्ड कहाँ पे स्टैंड होगा इन तीनों में? लिटिगेशन में तो नहीं होगा। डिस्प्यूट बोर्ड जो होता है वो क्या होता है? डिस्प्यूट बोर्ड आर्बिट्रेशन में आएगा कि मीडिएशन में आएगा? डिस्प्यूट बोर्ड होता क्या है? आपकी बात कर रहे हैं। जनरल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो फिटिंग की होती है उसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड होता है, जो सबसे पहले इस चीज को एड्रेस करेगा। जब क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो फर्स्टली रेफर किया जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड को। वो नॉर्मली एक हो सकता है और एक तीन पर्सन की टीम भी हो सकती है जिसका एक चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं। तो वो एक ही बात है, मतलब आप आर्बिट्रेशन कर रहे हैं ना, तो आर्बिट्रेशन में आप जिसको भी अपॉइंट कर रहे हैं, आप उसको आप आर्बिट्रेटर कह दें, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड कह दें, एक ही बात है। ठीक है, बेसिक पर्पस उनका ये है कि वो जब कोई डिस्प्यूट हो तो उसकी आर्बिट्रेशन कर दें। आमतौर पे बाद एग्रीमेंट्स में आप ये भी लिखते हैं कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट। लेकिन चूंकि वो खुद इस डिस्प्यूट का एक पार्टी है, इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, मगर ये मैंने कई एग्रीमेंट्स पढ़े हैं जिसके अंदर ये क्लॉज डाल देते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर चूंकि सबऑर्डिनेट होता है, उसको बिजनेस चाहिए, तो वो आपकी बात मान लेता है। ओके, वो डिस्प्यूट से मिलती जुलती चीज है क्लेम। क्लेम का मतलब है कि आपका किसी चीज के ऊपर डिमांड है, वो आप उसके ऊपर एंटाइटलमेंट का क्लेम रखते हैं, तो वो चीज कहलाएगी क्लेम। आपका कोई राइट है, किसी को आपने डेट दिया हुआ है, कोई प्रिविलेज है, आपकी प्रिविलेज मुराद है कि जैसे आप पेंशन मिलेगी आपको, या ये कि आपको एक टाइटल मिलेगा, ये सब आपके प्रिविलेजेस है। और ये मगर दूसरे की पोजीशन में दूसरे ने आपको वो चीज प्रोवाइड करनी है। क्लेम का मतलब ये है कि है आपकी चीज लेकिन किसी और के पास है, और उससे वो चीज आपने लेनी है, तो दैट इज ए क्लेम। वो आपको मिल जाए तो वो फिर क्लेम नहीं रहता। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो कॉजेज होते हैं क्लेम्स के, वो मेनली ये होते हैं, बल्कि मैंने चाहा था कि मैं इस वाले स्लाइड को ब्लैंक रखूंगा और आप लोगों से पूछूंगा भाई क्या क्या कॉजेज होते हैं क्लेम्स के कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। एक बहुत कॉमन कॉज है, प्रोजेक्ट में डिले होता है। डिले किसी भी वजह से हो सकता है, मटेरियल का डिले होता है, कंस्ट्रक्शन साइट का एक्सेस नहीं मिल रहा है। प्रोजेक्ट डिले इज वन ऑफ द रीजन ऑफ क्लेम। जब प्रोजेक्ट में डिले होता है तो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपनी कॉस्ट को क्लेम करता है, हालांकि काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप उसको कंस्ट्रक्शन साइट को पीसफुली हैंड ओवर करने के काबिल नहीं है टाइमली मैनर में। देन जो कॉन्ट्रैक्टर वजह से अपने मैन पावर की कॉस्ट और मशीनरी की कॉस्ट को क्लेम करता है। अच्छा,
उसके बाद क्लेम एक इस वजह से भी हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन में कोई डिस्प्यूट आ जाए कि उसने जो काम किया है उस तरह नहीं किया जिस तरह आप चाहते हैं, तो दैट इज कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट। या कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह कहा गया उस तरह काम नहीं किया गया, तब दैट टू इज अ डिस्प्यूट। अच्छा, बहुत सारे जो है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक्ट ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, फोर्स डी मेच्योर जिसको आप कहते हैं, नेचुरल हो सकता है, लेबर स्ट्राइक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर दोनों पार्टी में से किसी का कंट्रोल नहीं है। वो चीज जिसके अंदर दोनों पार्टी में से किसी का भी कंट्रोल नहीं है और वो एक्ट ऑफ गॉड है मोस्टली, हम उसको फोर्स डी मेच्योर कहते हैं। फोर्स डी मेच्योर के केस में दोनों पार्टीज अपनी अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपका किसी के कोई ने किसी इंश्योरेंस कराई है आपने, लेकिन वो इंश्योरेंस फोर्स डी मेच्योर की वजह से आप क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि भाई ये फोर्स डी मैच्योर हैपन, तो देयरफॉर वी कैन नॉट पे फॉर दैट। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी ने आपने अपनी बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई, जब इंश्योरेंस करवाई तो वो आपने किसी सैबोटेज के अगेंस्ट करा ली, फायर के अगेंस्ट करा ली, ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपको वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम देगी। लेकिन फर्ज कीजिए कि जलजला आ गया, ज़मीन पे पूरी बिल्डिंग गिर गई, अब आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगा कि भाई फोर्स डी मेच्योर के केस में भी हम जो है वी हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम ड्यूटी, और कोर्ट भी यही एक्शन देगा आपको। फोर्स डी मेच्योर के केस में किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक्ट ऑफ मिसाल गॉड, के तौर वो पे फिल्म भी है ओ माय गॉड, जिसमें वो कहता है एक्ट ऑफ गॉड इंश्योर्ड नहीं है सर, इंडियन जी फिल्म है। जी, वो पूरी फिल्म है कि इंडियन, मैंने भी इत्तेफाक से फिल्म देखी है, तो वो पूरी इसी के ऊपर है कि जनाब फोर्स डी मेच्योर पे किसी का घर तो वो बहुत ज़्यादा, फिर वो कोर्ट में जाता है अंदर, फिर वो पूरा सारा चक्कर है। तो मगर ये हर जगह एग्रीमेंट में होता है, पूरी दुनिया में होता है। फिर डिज़ाइन में एरर्स हो जाए, एमिशंस हो जाए, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। फिर आप डिज़ाइन चेंज करते हैं, डिज़ाइन चेंज करना से क्लेम बनता है कॉन्ट्रैक्टर का। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से क्लेम बनता है। कोई एम्प्लॉई मिसकंडक्ट करता है जिसकी वजह से काम सफ़र करता है, तो वो भी क्लेम, वो भी एक क्लेम बन जाता है। ये रीजंस हैं, आप भी बता सकते हैं कि और क्या क्या रीजंस होते हैं कंस्ट्रक्शन में जिसकी वजह से क्लेम्स दाखिल किए जाते हैं। के पास अगर आप में से फंडिंग नहीं है सर, अनसर्टन फंड पोजीशंस हैं, फेलियर ऑफ एम्प्लॉयर है सर। क्या चीज़ है सारे, व्हाट एम्प्लॉयर? सर जैसे हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे जो 19 साल से चल रहे हैं सर, कुछ प्रोजेक्ट 10 साल से चल रहे हैं, पैसे नहीं है, फेडरल के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें फेलियर ऑफ जो एम्प्लॉयर है वो भी क्लेम बन सकता है सर, जो फंड एम्प्लॉयर टू डिस्चार्ज सकता है। इसमें एक्चुअली प्रोजेक्ट डिलेज में वो बेसिकली कवर्ड है, लेकिन फेलियर, बिल्कुल सही बात है, फेलियर ऑफ एम्प्लॉयर टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, ठीक है, तो ये भी होता है और इसकी वजह से आपको पता है प्रोजेक्ट्स बहुत डिले होते हैं। यस दैट्स राइट सर। और कोई वजह? चेंज ऑफ लॉ की वजह से डिले पेमेंट जी, डिले पेमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। सॉरी दोबारा बोले सर, डिले पेमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। हाँ, पेमेंट डिले है तो उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्टर काम रोक देते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये यहाँ पे शायद मटेरियल डिले तो लिखा है लेकिन पेमेंट डिले नहीं लिखा। जी बिल्कुल। ये भी वजह होती है सर। तो ये सारी वजह बलूचिस्तान में एक मेन वजह ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पर बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर काम बंद कर देता है और फिर सिक्योरिटी के मद में एक्स्ट्रा चार्जेस 6 to 10% क्लेम करता है, क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है। डिले ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है। ये पाकिस्तान में सर पर्टिकुलरली ये है। सेफ साइट एक्सेस में नहीं आएगा? 2.1 क्लास 2.1 क्लास आती है साइट एक्सेस, तो उसके अंदर आपको सेफ साइट सिक्योर करनी होती है ना। ये डिले साइट एक्सेस, ये लाइन ऑर्डर भी हो सकता है। जी जी जी, लैंड एक्विजिशन की वजह से भी हो सकती है ना, लाइन ऑर्डर भी है, लैंड एक्विजिशन ही आपने की, लैंड आपने टाइम पे एक्वायर करके नहीं दी, उस कंडीशन में नहीं दी जिसमें आपको देने हैं,
इन सब वजूहत की वजह से क्लेम्स बनते हैं। एम्प्लॉय रिस्क भी ये 20 प्राइस एस्केलेशन भी एक अच्छा पॉइंट है। ये अब्दुल किसने भेजा, ये किसने बताया जी? प्राइस एस्केलेशन भी अच्छा पॉइंट है। प्राइस एस्केलेशन का भी क्लेम होता है बिल्कुल, बल्कि आपके एग्रीमेंट में प्राइस एस्केलेशन की क्लॉज भी होती है। तो आप उसके हिसाब से प्राइस, जैसे आप डॉलर से लिंक कर देते हैं, प्राइस ऑफ स्टील से लिंक कर देते हैं, प्राइस ऑफ सीमेंट से लिंक कर देते हैं। अगर 10% से ज्यादा प्राइस बढ़ी देन वी विल पे दैट। सर चेंज ऑफ लॉ भी है जी, चेंज ऑफ लॉ भी है ना सर। जैसे गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, बिहार खुरासान रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध ये भी रेवेन्यू। अच्छा पॉइंट है और ये बिल्कुल आपके एग्रीमेंट में शामिल होना चाहिए कि अगर लॉ चेंज होगा तो उसकी वजह से पूरा एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा, बल्कि जो एप्लीकेबल लॉ है हम उसको म्यूचुअली नेगोशिएट कर लेंगे। ठीक है, ये आपको एग्रीमेंट में डालना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है चेंज ऑफ लॉ। सर डिफॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयर फाइनेंशियल, अरे क्या कहा आपने? डिफॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयर फाइनेंशियल। हाँ, बैंकरप्सी ऑफ एम्प्लॉयर ये भी हो सकता है बिल्कुल, मगर मगर लेकिन अगर एम्प्लॉयर बैंकरप्ट हो जाए ना, फिर आपको कुछ नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। ये पता है ना आपको? सर ये पता है बिल्कुल। वजह उसकी ये है कि वो तो उसने तो बैंकरप्सी का मतलब ये हुआ कि उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अब कोई आदमी ये डिक्लेयर कर दे कि भाई मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, तो आप उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, या कानून उसका क्या बिगाड़ सकता है? कानून उससे ये कहेगा ना पैसे लाओ, वो कहेगा पैसे नहीं है तो मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ। तो बैंकरप्सी डिक्लेयर करने की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर्स के पास कॉन्ट्रैक्टर्स क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ ये होता है कि बैंकरप्सी डिक्लेयर करने की सूरत में कोर्ट उनके ऊपर कोई बैठा देता है, अपना बोर्ड या आर्बिट्रेटर बैठा देता है। उसका काम ये होता है कि एम्प्लॉयर की जितनी इनकम आ रही होती है और जो मेन ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है उसको कंडक्ट करते हैं, उससे जो इनकम आ रही होती है उससे जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो पे करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर की लाइबिलिटी भी पे करते हैं। और एक सूरत ये होती है कि उसके जितने एसेट्स हैं उसको बेच करके आप पे करें कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से को पे करने से पहले उसके जितने भी एसेट्स बेचे जाते हैं पहले बैंक को पे किया जाता है। तो जिसने बैंकरप्सी डिक्लेयर की हुई होती है वो आमतौर पे वैसे ही उसके सारे एसेट्स बैंक के पास लोन पे होते हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता आदमी बैंकरप्सी पे आता है ना, अचानक थोड़ी बैंकरप्सी पे आता है। वो ऑलरेडी इतना बैंक लोन ले चुका होता है कि जब बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है और उसके एसेट्स सेल होते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेमेंट गोज टू बैंक्स। फिर कुछ पैसे बच जाए तो कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स को जाते हैं, फिर पैसे बच जाए तो एम्प्लॉयज की सैलरी, वेजेस, पेंशन ये सब में जाता है। ये बैंकरप्सी का तरीकाकार है। तो एम्प्लॉयर का बैंकरप्सी का नुकसान जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो बेहतर है कि आप अपने एम्प्लॉयर पे भी नज़र रखें कि उनकी क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है। ठीक है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एरर्स आते हैं उन एरर्स की वजह ये है कि आपका डिज़ाइन या आपका ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर नहीं होता, और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि डिज़ाइन में चेंजेस तो आप कर लेते हैं लेकिन तमाम पार्टीज को इन्फॉर्म नहीं करते, तमाम पार्टीज को इन्फॉर्म भी करते हैं तो तमाम पार्टीज में से कोई ओवरलुक कर देता है। तो डिज़ाइन चेंज अगर आप करते हैं तो एक जगह करें, तो उसको हर जगह पे आपको चेंज करने की जरूरत है। और अब बिम की वजह से तो ये आसान काम है, क्योंकि बिम पे जो डिज़ाइन है वो चेंज हो रहा है, उसका एक्सेस भी रियल टाइम में दूसरी पार्टी के पास है। लेकिन पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि आप डिज़ाइनर ने अपने पास तो डिज़ाइन चेंज कर लिया, अपने क्लाइंट को भी बता दिया, लेकिन क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं कम्युनिकेट कर पाता था। इस वजह से इस किस्म के एरर पैदा होते थे। और फिर सबसे बड़ा मसला होता है कि लोग जो एग्रीमेंट साइन करते हैं उसको खुद नहीं पढ़ते। जब खुद नहीं पढ़ते हैं तो उनको नहीं पता है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है। फिर क्लमजी बिहेवियर, स्लो बिहेवियर, चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेना, उसकी वजह से बहुत सारी डिटेल्स मिस हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम में आ जाता है। फिर पानी के इश्यूज़, बिजली के इश्यूज़, ये सारे होते हैं। फिर उसके अलावा एक साइट के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू ये होता है, ये इशू होता है यूरोप अमेरिका में ज़्यादा, जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कि उनको प्रॉपर इंसुलेशन लगानी होती है पूरी बिल्डिंग में। प्रॉपर इंसुलेशन ना लगाएं तो लोग वहाँ पे रह नहीं सकते एक्सट्रीम कोल्ड में, तो वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है वहाँ पे।
तो इसलिए वहां पे इंसुलेशन को बहुत थॉरली मॉनिटर करते हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है इसकी, आप लोग बताइए मुझे। ठीक है, इंसुलेशन का इशू यूरोप और अमेरिका का ज्यादा है। मे बी क्वेटा में होता। दाऊद साहब आप बताइए, जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें इंसुलेशन प्रॉपर्ली यूज करना आपको डिजाइन का पार्ट होता है या नहीं होता है? दाऊद साहब एसी वगैरह, गैस वगैरह हैं सर। जी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हम लोगों ने नहीं देखा सर कि इस तरह का कोई हाँ सर, जो लग्जरियस बिल्डिंग है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, रजिस्ट्री वगैरह, उनमें तो हम बलूचिस्तान में दे रहे हैं। ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स में हम नहीं दे रहे सर। ओके, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में लॉ है कि आपने प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है बिल्डिंग को। तो इंसुलेशन को मॉनिटर करना वहाँ पे एक सीरियस काम होता है। फिर HVAC बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे, इसलिए कि आपको पता है कि इतने कोल्ड में अगर आपने वहाँ पे हीटिंग नहीं की तो लोग तो कमरे में ही मर जाएंगे और मर जाते हैं। आपको पता है जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पे बहुत सारे बूढ़े लोग सर्दी की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि उनके जो कमरे होते हैं उनके अंदर प्रॉपर हीटिंग का अरेंजमेंट नहीं होता। हीटिंग इज कॉस्टली। और फिर HVAC के डिजाइन में एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि जनाब HVAC की कैपेसिटी क्या है और वो कितने लोगों के लिए डिजाइन किया गया है कि बिल्डिंग में इतने लोग होंगे तो ये HVAC इफेक्टिवली काम करेगा। जैसे मेरे कमरे में 1.5 टन का AC लगा हुआ है, गर्मियों में तो मुझे उसको 18 डिग्री सेंटीग्रेड में करना पड़ता है, तब कमरा कूल होता है। लेकिन आजकल सिचुएशन ये है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी AC चलाता हूँ तो सर्दी लगती है। HVAC का ये कैपेसिटी का बहुत बड़ा इश्यू होता है और उस कैपेसिटी को कैसे मैनेज करेंगे, एफिशिएंटली कैसे मैनेज करेंगे, ये HVAC डिजाइन वालों का काम है। इसी तरीके से प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये सब जो है ये सीरियस इश्यूज होते हैं। कई जगहों पर डिजाइन एरर की वजह से क्या होता है कि प्लम्बिंग की लाइन ऊपर हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की पैनल्स की लाइन नीचे हो जाते हैं। तो ये सब एरर्स तो आप बहुत आसानी से, आप अगर बिम पे काम कर रहे हैं तो आप उसको पकड़ सकते हैं और उसको आप ठीक कर सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन में वो काम कर रहे हैं जो कि आपके पास जरूरत नहीं है, जो आपको ऑर्डर नहीं दिया गया, आप वो काम कर रहे हैं, फिर वो काम करते हैं, फिर उसको क्लेम करते हैं, फिर वो डिस्प्यूट बनता है। तो इसलिए जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको आपको टाइमली बेसिस पे खुद भी मॉनिटर करना जरूरी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्लेम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई आप सबसे पहली बात तो ये कि जो भी क्लेम एंटर करें वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जो क्लेम आप रियलिस्टिकली करेंगे उसके ऊपर जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, होता क्या है कि इसका कॉन्ट्रैक्टर ये समझता है कि यार मैं ये क्लेम अभी सबमिट करूंगा, तो इंजीनियर साहब की आदत है कि उसमें से 5-10% जरूर काट देते हैं, तो वो फिर क्लेम को 10% ज़्यादा बढ़ा के 15% ज़्यादा बढ़ा के करता है। आई डोंट नो आप लोगों ने इस प्रैक्टिस को देखा है या नहीं देखा है। और आप लोग क्लेम को, जब आपके पास क्लेम्स आते हैं तो आप लोग उसको एज इज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसको कुछ डिस्काउंट करते हैं? 10% कट कर दिया, कुछ चीज़ें ज़रूर कट करते हैं ताकि पता चले कि भाई आप भी काम कर रहे हैं। जी ऐसा होता है, राइट। तो इसलिए क्लेम्स में फिर वो कॉन्ट्रैक्टर भी समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे मैं जो भी क्लेम एंटर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम बलूचिस्तान में क्लेम्स नहीं देते सर। क्लेम्स एंटरटेन क्या करते हैं? बलूचिस्तान में हम क्लेम्स एंटरटेन ही नहीं करते सर। पे ही नहीं करते। कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि प्रोजेक्ट से हट के मैंने कुछ काम किया है, यू डोंट पे सर। वो हम क्लेम है, इस तरह की कोई क्लेम अभी तक मैंने नहीं एंटरटेन किया सर 15-16 साल में। वर्ल्ड बैंक नहीं करते क्या होगा कॉन्ट्रैक्टर? जी बोले। यस प्लीज। वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के प्रोजेक्ट्स में हम करते हैं क्योंकि वहाँ डोनर हमें फंड्स प्रोवाइड कर देता है ना। बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेरे ख्याल दाऊद साहब PND से ही हैं, अभी तक हमने कोई फंड इस तरह का किसी प्रोजेक्ट में प्रोवाइड नहीं किया सर। नहीं प्रोवाइड किया तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर भी बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में से वही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपको मोमेंट है सर। हमारा कॉन्ट्रैक्टर ना इजाफी पैसे मांगता है, ना नुकसान के पैसे मांगता है, ना बारिश में नुकसान के पैसे मांगता है, ना किसी कोरोना में इंटरप्ट होने के मांगता है। वो किसी चीज के पैसे मांगता ही नहीं है सर। प्रॉफिट कैसे कमाता है भाई? चला 1998 के रेट पर भी काम कर रहा है सर, फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है सर। अच्छा चलें, गुड, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम इसको फर्दर डिस्कस नहीं करते। इसी तरीके से किसी ने आपको क्लेम किया
तो प्लीज डोंट सिट ऑन द क्लेम। तो जब आप क्लेम पे सिट बैठ जाएंगे ना और उसके क्लेम को एंटरटेन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उस आपसे ऊपर चला जाएगा, उससे ऊपर चला जाएगा और फिर अपने हिसाब से केस को एक्सप्लेन करेगा, आपकी रेपुटेशन खराब होगी। तो अगर देना चाहिए, ये क्लेम बिल्कुल इनवैलिड है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, यू नीड टू डिसाइड ऑन दैट और यू नीड टू राइट जस्टिफिकेशन फॉर दैट, ताकि अगर वो कहीं ऊपर भी जाता है, किसी के पास भी जाता है, क्योंकि लोगों के रिलेशनशिप्स तो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर्स के भी रिलेशनशिप्स होते हैं, तो आपके पास वैलिड रीजन हो कि व्हाई यू हैव डिनाइड दैट क्लेम। तो ये जरूरी है कि क्लेम आपके पास आए तो उसको आप प्रॉम्प्टली आंसर करें, रिकॉर्ड रखें उसका, और फिर जब आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे अपने प्रोजेक्ट की तो क्लेम्स कम आएंगे। अब रिस्क मैनेजमेंट एक पूरी साइंस बन गई है, आप लोग भी मेरा ख्याल करते होंगे, जब कोई पूरा प्रोजेक्ट कोई करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी रिस्क एनालिसिस करते हैं, रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे आप रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं और उसको आप ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। एज ए रिजल्ट आपको प्रोजेक्ट लेस रिस्की हो जाता है, और प्रोएक्टिवली करें तो दैट इज मच बेटर। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक रिस्क मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी के साथ आप रिस्क को मैनेज कर सकें। अगर रिस्क मैनेजमेंट आप लोकल लेवल पे करेंगे और बहुत सारे लोग करेंगे तो डिफरेंट लोग डिफरेंट रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। इसलिए आप रिस्क मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज रखें और फिर जिस तरह का रिस्क है उसके हिसाब से आप सोल्यूशन को भी कस्टमाइज करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। और उन पार्टनर्स को देखें जो रिस्क की सूरत में इम्प्लीमेंटेशन की सलाहियत रखते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट का एक रिस्क होता है कि डॉलर एस्केलेट कर गया, एक रिस्क है, तो आप इसके लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जो इस रिस्क को मैनेज कर सके। वो पार्टनर होता है बैंक। बैंक आपको प्रोवाइड करता है हेजिंग। हेजिंग क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फिजिबिलिटी बनाई हुई है और हमने जो फिजिबिलिटी बनाई है वो 210 रुपए के डॉलर पे बनाई हुई है। अब आप जो है हमें हेज कर दें, तो बैंक ये कहता है कि ठीक है जनाब, हम आपको हेजिंग प्रोवाइड कर देते हैं। हेजिंग का मतलब ये है कि 2 साल के लिए वो आपको एक फिक्स डॉलर का रेट दे देगा कि डॉलर चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, वो रिस्क हमारा, आपको इस रेट पे हम डॉलर देते रहें, मिसाल के तौर पर 230 रुपए पर डॉलर देते रहें। ये कहलाती है हेजिंग। तो ये एक पार्टनर है जो आपका ये रिस्क कवर करता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि डॉलर ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको उससे फ़ायदा हो जाए या बैंक को फ़ायदा हो जाए, आपका की जो फिजिबिलिटी है वो आउट नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे लोग हेजिंग पे चले जाते हैं। तो बहुत सारे रिस्क हैं जिसके लिए पार्टनर्स अवेलेबल है। इसी तरीके से बहुत सारे रिस्क हैं जिसके लिए इंश्योरेंस पार्टनर्स अवेलेबल है, आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट पार्टनर्स अवेलेबल है। क्लेम को अवॉइड करना है तो आप डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सीखें। अगर आप डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखते हैं, अवार्ड से पहले, मोबिलाइजेशन से पहले, कंस्ट्रक्शन फेज में, और सारे करस्पॉन्डेंस का लॉग रखते हैं, डेली रिपोर्ट्स का लॉग रखते हैं, और डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का आपका प्रॉपर सिस्टम है, तो जब भी आपके पास कोई क्लेम आएगा यू कैन ऑलवेज लुक इनटू द रिकॉर्ड। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपका एक्सीलेंट होना चाहिए। और दूसरा काम ये कि आप शेड्यूल को स्ट्रिक्टली मैनेज करें। आपने शेड्यूल बना लिया, डेवलप कर लिया, जिसके ऊपर भी एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर, प्राइमवेरा के ऊपर आपने शेड्यूल बना लिया, आप उसको मैनेजमेंट का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए पूरे आपने केपीआई डिफाइन कर लिए, आप वीकली बेसिस पे मीटिंग कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे आप जाकर के प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि टाइमली मैनर में एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप शेड्यूल को स्ट्रिक्टली मैनेज करेंगे, क्लेम्स आपके पास कम आएंगे। अच्छा, उसके बाद जो शेड्यूल जो लोग बनाते हैं उनके अंदर अक्लमंद जो लोग होते हैं वो डिलेस का मार्जिन रखते हैं, क्योंकि डिलेस प्रोजेक्ट के अंदर इज कॉमन। शायद ही कोई दुनिया का प्रोजेक्ट हो थोड़ा सा जो बड़ा प्रोजेक्ट हो
वो टाइम पे कंप्लीट हुआ। तो जो एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर जो शेड्यूल बनाते हैं टाइम का, उसके अंदर बफर रखते हैं। और अगर फर्ज कीजिए 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो उसको 8 महीने के ऊपर ऐसे लेकर जाते हैं। तो कोशिश उनकी होती है कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाए। 6 महीने में तो नहीं कंप्लीट हुआ तो 8 महीने तो कंप्लीट हो ही जाता है, और स्टिल वो हीरो माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम का बफर अंदर रखा है। अच्छा, उसके बाद जो है बाज़ औक़ात आपके पास कॉन्ट्रैक्टर आता है, जनाब टाइम एक्सटेंड कर दीजिए। उसके बाद रीजंस होते हैं किस वजह से आप टाइम एक्सटेंड कर देते हैं। तो बाज़ औक़ात आप टाइम एक्सटेंड कर देते हैं बगैर किसी डैमेज या पेनल्टी के, और अक्सर औक़ात आपके जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके अंदर नो डैमेज फॉर डिले क्लॉजेज होता है, और ये आप रखते हैं तो भाई अगर डिले हो जाए, डिले आपकी वजह से भी हो सकता है, डिले आपके कॉन्ट्रैक्टर की वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपने एग्रीमेंट में टू बी ऑन द सेफ साइड अपने आप को भी सेफ गार्ड कर लेते हैं, और उस चक्कर में आपका कॉन्ट्रैक्टर भी सेफ गार्ड हो जाता है। तो जनाब डिले की केस में हम डैमेज क्लेम नहीं करेंगे, बट इट डजंट मीन कि आप अननेसेसरी डिलेज को अलाउ कर रहे हैं। रीजनेबल डिलेज के केस में आप कहते हैं कि कोई भी पार्टी डैमेज क्लेम नहीं करेगी। अच्छा, नो डैमेज की क्लॉज तो आप अपने एग्रीमेंट में रख सकते हैं कि जनाब इन केस ऑफ एनी डिले बिकॉज ऑफ रीजनेबल रीजन नो पार्टी विल चार्ज और क्लेम डैमेजेस फ्रॉम अदर पार्टी। ये तो आपने डाल दिया क्लॉज में, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है। आप ये क्लॉज डालने के बावजूद भी आप डिले को चैलेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर फ्रॉड डिले हो रहा है, डिले किस वजह से हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को फ्रॉड कर रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, यानी जो वहाँ पे काम हो रहा है उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट नहीं कर रहा है। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अपने ज़्यादा बता रहा है, अपनी मशीनरीज ज़्यादा बता रहा है, या जितना काम किया उससे ज़्यादा आपको बता रहा है कि मैंने इतना काम कर लिया। तो ऑल दीज थिंग्स कम इनटू मिसरिप्रेजेंटेशन। और किसी भी एग्रीमेंट को वाइड करने के लिए जो 5 चीज़ें होती हैं उनमें से सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्रॉड, उसके बाद होती है मिसरिप्रेजेंटेशन, और उसके अलावा मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपने अपने एग्रीमेंट के अंदर कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट रखा है या अनलॉफुल कंसिडरेशन रखा है जो पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से अनलॉफुल है, तो आप वो फिर नो डैमेज क्लॉज वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो डैमेज क्लेम कर सकती है। अगर परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी हो जाए तो जनाब परफॉर्म कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता कि जिस जगह पे आपने करना था वहाँ पे सैलाब आ गया, पानी भर गया वहाँ पे। अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में क्या होता है कि फिर जिसके जो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है अगर वो देखती है कि जनाब दूसरा आदमी रीजनेबल रीज़न की वजह से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो फिर नो डैमेज केस में नहीं आएगा, यानी आप उसको कोई डैमेज नहीं पे करेंगे। अगर इंटरफेरेंस कर रहा है ओनर बार बार और उसकी वजह से प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर प्रूफ कर दे कि ओनर के बार बार प्रोजेक्ट को रुकवाने की वजह से टाइम डिले हुआ है, तो वो डैमेज क्लेम कर सकता है। इसी तरीके से कोई और फैक्टर जो कि आपने नहीं लिखा है नो डैमेज क्लॉज में, और वो फैक्टर आ जाता है, तो फिर डैमेज क्लेम किया जा सकता है। अच्छा जनाब, चेंज मैनेजमेंट क्या है? आपके डिज़ाइन में चेंज आ रहा है, कॉस्ट में चेंज आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर में चेंज आ रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर चला गया 20% ऑफ द वर्क करके, अब नया कॉन्ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के चेंज हैं। और प्रोडक्ट में चेंज इज इनएविटेबल, आप चेंज को भुला नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चेंज आएगा ही, कुछ ना कुछ इशू होगा ही। तो इसलिए आपका चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस होना चाहिए। और अगर आपके डिज़ाइन में कोई चेंज है तो आप नेगोशिएट भी करते हैं, आपके पास आता भी रहता है चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट, और इस सिलसिले में जो डैमेजेस होते हैं वो भी पे करते हैं आप। अगर डॉक्यूमेंट्स का बैकअप नहीं होता है तब भी आपको बाज़ औक़ात बाज़ क्लेम्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है। गवर्नमेंट इदारों में तो लोग डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, फिर नेगोशिएशन से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल इंशाल्लाह चेंज ऑर्डर एंटाइटलमेंट इंग्रेडिएंट ये देख लेते हैं। देखिए आपके पास जो किसी ने आपको क्लेम किया कि जनाब हमें 50 लाख के बजाय आप 60 लाख पे करें,
और ये क्लेम की वजह है, ये एंटाइटलमेंट है मेरी। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखाया गया है, इसको हम कहते हैं ग्रे स्केल। कि अगर वो वाइट में है तो हम कहेंगे उसकी क्लियर एंटाइटलमेंट है। एक्चुअली यहाँ पे भी एक वाइट है जो आपको बिल्कुल वाइट होने की वजह से नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तक है, ठीक है, ये भी वाइट है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर एंटाइटलमेंट है, ये वाइट है, सही एंटाइटलमेंट है, वो क्लेम कर रहा है सही है, ये आपने पे करना है। कुछ एंटाइटलमेंट ऐसे आते हैं जो ग्रे एरिया में आते हैं, ना वो ब्लैक है ना वो वाइट है, वो डिबेटेबल होते हैं, वो निगोशिएबल होते हैं, वो कहलाते हैं डिबेटेबल एंटाइटलमेंट, जिसको कि आप डिबेट करके सेटल करेंगे। और कुछ एंटाइटलमेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर रहा है, बिल्कुल गलत क्लेम कर रहा है, वो ब्लैक में आता है, वो नो एंटाइटलमेंट है कि जनाब आपको इनमें से कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको ये सबसे पहले तो जब आपके पास कोई क्लेम आए तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो किधर लाई करता है। इज इट इज ए क्लियर एंटाइटलमेंट, ईजी है। डिबेटेबल एंटाइटलमेंट है, डिस्कस कर लीजिए। लेकिन बिल्कुल भी एंटाइटलमेंट नहीं है, आपने देख लिया अच्छी तरीके से, डिज़ाइन भी देख लिया, अपने कंसल्टेंट से भी पूछ लिया और आपने आर्किटेक्ट से भी पूछ लिया, एंटाइटलमेंट नहीं बनती है, तो आप बिल्कुल क्लियर वर्जन दे सकते हैं, नो एंटाइटलमेंट। तो आपके पास जब भी कोई क्लेम आए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो कहाँ पे लाई करता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। तो सी यू ऑन संडे। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को ये स्लाइड आज या कल तक दे दूँ। ओके, तो ओके सर। कुछ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? आप लोग में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करें सर। जी जी बोलें। यस जी, जबरदस्त है सर, थैंक यू सर। चलें, ये एक्चुअली प्रोजेक्ट्स मैंने भी बहुत सारे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में। जी मैं सारे